आपको ये कहूँ, अभी इस वक़्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका ब्रेन अपनी वायरिंग चेंज कर रहा है। एंड द क्रेज़ी थिंग इज़ दैट हम इसे कंट्रोल तक कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ह्यूमन ब्रेन का सबसे सुपर बायोलॉजिकल पावर है और ये बातें हमें कोई बताता नहीं है। ये एबिलिटी हैक की जा सकती है। हम इसे एनहांस कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके अडैप्ट कर चुका है, वेदर दिस हैबिट और एनीथिंग एल्स। और लंबे टाइम तक पता है साइंटिस्ट भी यही सोचा करते थे। बट इन 20th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी कुछ ऐसे रिसर्च बाहर आए जिसने एक चीज क्लियर कर दिया है, द अडल्ट ब्रेन नेवर स्टॉप रिमॉडलिंग इटसेल्फ। आज हम जानेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है, कैसे काम करती है, ये किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ को, मेंटल इलनेस को, ट्रीटमेंट को, हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। यहाँ तक कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में इस चीज से कैसे इनहांस कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब आपकी ब्रेन की वो एबिलिटी जिससे वो खुद से रिकॉग्नाइज करता है। कोई नया कनेक्शन बनाना क्यों ना हो, कोई पुराने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग क्यों ना करना हो, या फिर जो कनेक्शन जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे भुला देना क्यों ना हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी 4 मेन मैकेनिज्म्स में क्लासिफाई की गई है। पहला, सिंपैथिक प्लास्टिसिटी। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं सिनेप्सेस या तो स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक। जब कनेक्शन बार बार स्ट्रॉन्ग होता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ये बेसिकली लर्निंग और मेमोरी का मॉलिक्यूलर बेस है। और जब कनेक्शन वीक होता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। जब पेन पाथवेज में एलटीपी की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो हमारा ब्रेन क्रॉनिक पेन फील करने के लिए रीवायर कर सकता है। ओरिजिनली वो पेन हम फील कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमारी पेन वो ऑलरेडी क्यों ना हील हो चुका है, तब भी वो फील करने के लिए रिवायर कर सकता है। उस टाइम पर आपका पेन सिर्फ आपकी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं रहती, उस वक्त आपका पेन आपका मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। पता है, जब मेरी न्यू क्रश बनी थी तो मैं अपनी पुरानी क्रश को स्लोली स्लोली भूलने लगा था। और इसे नॉर्मल वर्ड्स में क्या कहते हैं पता है? फिजिकल रिमॉडलिंग। एंड दिस इज कॉल्ड a structural plasticity. In structural plasticity, we can observe well large posterior hippocampi. Now, now आपका ब्रेन न्यू न्यूरॉन्स बनाता है, मेनली हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या है? हमारे इमोशंस और हमारी मेमोरी का हब है। ओके, एक्सरसाइज उसे बूस्ट करती है, इनहांस करती है, रिच करती है। ओके, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इसे डिस्ट्रॉय करता है। स्टडीज यहाँ तक ये बताती है, व्हेन आप डिप्रेशन में हो और आपकी हाई कोर्टिसोल लेवल्स है तो आपका हिपोकैम्पस बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है। अगर स्ट्रोक आने से आपका लेफ्ट कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ब्रेन गिव अप नहीं करता, राइट कॉर्टेक्स स्टेप इन करता है, एडजेसेंट रीजन्स टेक ओवर करते हैं। ओके, फंक्शनल लॉस्ट फंक्शनल रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब ब्रेन किसी भी हालत में गिव अप नहीं करता। एक बात जो ज्यादातर ब्रेन हैक कंटेंट्स आपको नहीं बताते, न्यूरोप्लास्टिसिटी इनहेरिटेडली गुड नहीं। ये सिर्फ ब्रेन की चेंज करने की एबिलिटी है और चेंज दोनों डायरेक्शन में की जा सकती है। अडैप्टिव प्लास्टिसिटी, जिसे गुड प्लास्टिसिटी भी कह सकते हैं। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख या फिर स्ट्रोक से रिकवर करते हैं या रेजिलियंस बिल्ड करते हैं, तब आपका ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होता है। मिलेडिटिव प्लास्टिसिटी, जिसे डेंजरस भी कहा जाता है,
क्रॉनिक पेन जो बार बार रिकरेंट हो, एडिक्शन, एंजाइटी ऑर्डर्स जो कंटिन्यूसली फायर करते हैं, जिससे आपका ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कोई सजेशन नहीं, ये सबसे पावरफुल न्यूरोप्लास्टिसिटी इनहैंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रिलीज करते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स, जिसे मिरेकल ग्रोथ ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है। ये फैक्टर्स न्यूरॉन की ग्रोथ और सर्वाइवल प्रमोट करते हैं। हिप्पोकैम्पस न्यूरोजेनेसिस सपोर्ट करता है और सिंपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। स्टडीज यहाँ तक बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज से हिप्पोकैम्पस का साइज लिटरली इंक्रीज होता है और मेमोरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। जब आप रेगुलर मेडिटेट करते हैं तो आपके ब्रेन की ग्रे मैटर की डेंसिटी इंक्रीज होती है। हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स में ये एरिया इमोशनली और रेगुलेशन और एक्सक्लूसिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडिटेशन एंजाइटी और पीटीएसडी में इन्वॉल्व मैलिडेटिव सर्किट्स को रीशेप करती है। फ्री पाथवे की ओवर एक्टिवेशन कम होती है। ब्रेन लिटरली अपना थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम रिवाइव करता है। कीटामाइन कीटामाइन एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये ड्रग ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स को रैपिडली इंक्रीज करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। शायद इसी वजह से ये एंटी डिप्रेसेंट के रूप में इतना फास्ट काम करता है, बस कुछ घंटों में। साइलोसाइबिन जो साइकेडेमिक मशरूम्स में मिलता है, डेंड्राइटिक स्पाइन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और डिप्रेशन और एंजाइटी में डिसरेगुलेट नेटवर्क्स को रीसेट करने में हेल्प करता है। ये कोई रिक्रिएशनल कमांड्स नहीं है, ये कंट्रोल क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस क्लिनिकल बीसीआई ऑलरेडी लाइफ सेव कर रहा है। एएलएस पेशेंट्स न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्ट्रोक सर्वाइवर्स रियल टाइम न्यूरो फीडबैक से मोटर फंक्शन दोबारा सीख रहे हैं। द फ्यूचर सेज closed loop system that monitor brain actively in real time, detect when plasticity windows are open, and deliver precisely time stimulate to maximize learning and recovery. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम ऐसे सवालों का सामना कर रहे हैं जिसके जवाब सिर्फ साइंस के पास नहीं। अगर डीसीएल और टीएमएस हेल्दी लोगों में मेमोरी इन्हांस कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि एक्सेस किसे मिलेगा। अगर सिर्फ एक्सेस वेल्दी लोगों को मिलेगा, तो ये कॉग्निटिव इनहेरिटेंस नहीं होगा, ये न्यूरोलॉजिकल डिवीजन। और एक सवाल, अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन से आपका ब्रेन सिग्निफिकेंटली एल्टर हो जाए, तो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ क्या होता है? ट्रीटमेंट कहाँ खत्म होता है और एनहांसमेंट कहाँ शुरू होती है? और बच्चों के केस में क्या? उनका ब्रेन क्रिटिकल डेवलपमेंट फेज में है। अगर उन पर प्रीमेच्योर या एग्रेसिव न्यूरोप्लास्टिसिटी इंटरवेंशन की जाए, तो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं है। आपका ब्रेन फिक्स नहीं, ना कोई प्री डायनामिक शेड्यूल पर डिक्लाइन कर रहा। ये अलाइव है, ये ड्रामेटिक है एंड ये रिस्पॉन्सिव है। एवरी वर्कआउट यू डू, every night of quality sleep, every new skill you learn, it enhances your plasticity. On the other hand, every chronic stress, every night of poor sleep, every sedentary week, it also rewrites your brain, but in a wrong direction. आप हमेशा अपने ब्रेन को शेप कर रहे हो। सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में शेप कर रहे हो। If you find this video interesting, please don't forget to like, share and subscribe. And thank you for watching.